कल अपन ने 4 बिंदुओं की बात कर ली थी विषय क्षेत्र के। अब उससे आगे अपन शुरू करते हैं। हेडिंग आपके पहले से लगी हुई है, नंबर 5। देखिए 5वां बिंदु लिखिए आप, साथ में चर्चा हो जाएगी अपने। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों की उपयोगिता खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा प्रवाह और उनके वातावरणीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए क्या समझे आप कि जैव भूगोल में या जैव भूगोल के विषय क्षेत्र में किसको सम्मिलित करते हैं अपन कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो विभिन्न जीव है। भाई पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक दोनों है, और जैविक घटकों में वनस्पति और जीव जंतु। अब इसमें वनस्पति के भी सारे विभाग और जीव जंतुओं के भी सभी प्रकार, इन सभी की बात हो रही है। इन सभी की पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोगिता क्या है, क्या योगदान है इनका, उसका अध्ययन किस में होता है, जैव भूगोल में। प्लस इन जीवों की खाद्य श्रृंखला किस प्रकार की है, कौन सा जीव किस पर आश्रित रहता है, क्या इनकी श्रृंखला बनती है, और उन श्रृंखलाओं को मिलाने पर क्या इनका एक जाल बनता है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार से होता है, कितने प्रतिशत ऊर्जा का नाश होता है, कितने प्रतिशत ऊर्जा किस में जाती है, वो सारी चीज़ें। और इसके साथ में ये जितने भी जीव है, इन जीवों का उनका जो वातावरण है, आसपास का जो क्षेत्र है, उनके साथ में इनका संबंध किस प्रकार का है, किस प्रकार से ये समायोजन करते हैं, कैसे वातावरण से अपनी दैनिक क्रियाएं समाप्त करते हैं, क्या वातावरण पर इनका प्रभाव पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें भी जैव भूगोल के विषय क्षेत्र का अंग है, मतलब जैव भूगोल में अपन पढ़ते हैं। आई समझ में? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नंबर 6। वैश्विक स्तर पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों, वैश्विक स्तर पर पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों की संरचना और कार्यों का अध्ययन। अब ये तो अपन ने सिलेबस लिखा था, उसमें क्लियर ये बात लिखी है कि अपन को बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ना है, कुछ मुख्य जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनकी संरचना और उनके कार्य अपन को पढ़ने हैं। तो विश्व स्तर पर अपन पूरे ये कहें कि पूरे संसार में जितने भी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है, भाई वनों का अलग है, जल का अलग है, तो इनकी कैसी तो संरचना है, किस प्रकार का इनका स्ट्रक्चर है उसका, और ये पारिस्थितिकी तंत्र क्या कार्य करते हैं उनका भी अध्ययन वो किस में सम्मिलित है, अपने जैव भूगोल में। और इनके तो अपन को विस्तार से चर्चा है वो अपने सिलेबस में आगे अपन करेंगे। नेक्स्ट लिखिए नंबर 7।
विभिन्न प्रकार के जैविक संसाधनों का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वितरण का अध्ययन। ये तो समझ गए होंगे आप कि जैव भूगोल में अपन और क्या पढ़ते हैं कि जितने भी प्रकार की जैविक संसाधन है, मतलब जीव है, जितने भी है, चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेकर विशालकाय जानवरों तक, वो सारे जीव है, उनका क्षैतिज मतलब धरातल पर कहाँ कैसा कैसा वितरण है, कहाँ ज़्यादा निवास कर रहे हैं, कहाँ कम निवास कर रहे हैं, कहाँ जैव विविधता ज़्यादा है, कहाँ कम है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जीव बहुत नगण्य मात्रा में है। इसके अलावा ऊर्ध्वाधर वितरण, कितनी ऊंचाई तक कौन कौन से जीव मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, उनका अध्ययन भी अपन किस में करते हैं, जैव भूगोल में। तो ये भी इसके विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, पॉइंट लगाइए। अगला नंबर 8, वैश्विक स्तर पर अनेक स्थानों पर, वैश्विक स्तर पर अनेक स्थानों में जीवों के लिए उपलब्ध संभावनाएं तथा समस्याओं का अध्ययन। क्या समझे? देखिए, वैश्विक स्तर पर अपन बात कर रहे हैं तो जितने भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कुछ जीवों के विकसित होने के लिए ज़्यादा संभावनाएं रहती है, वहाँ का वातावरण कह सकते हैं, वहाँ का तापमान, वहाँ की जलवायु, या वहाँ का जो जैविक समुदाय पहले से हैं वो इस प्रकार का हो कि कोई जीव वहाँ पर ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ कर सकता है। जैसे अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे जैव विविधता के संरक्षण में, कि कुछ जीवों का संरक्षण है उनके मूल स्थान पर किया जाता है, तो कुछ को वहाँ से हटा के कृत्रिम रूप से जो चिड़ियाघर वगैरह है, जो जंतु वाले, वहाँ पर उनको रखकर उनका संरक्षण किया जाता है। तो मतलब उनकी विकास की संभावनाएं कहाँ पर ज़्यादा है, इसका अध्ययन, प्लस जो जीव जहाँ जिस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वहाँ पर उनकी स्थानीय रूप से क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं। कुछ संकटग्रस्त प्रजातियाँ अपन देखते हैं, कुछ पूर्णतः लुप्त हो चुकी प्रजातियाँ हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, ज़्यादा संख्या में पाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं। तो जो इनकी समस्याएं हैं जीवों की, उनका अध्ययन भी अपन किसमें करते हैं, जैव भूगोल में। तो ये भी इसके विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। क्लियर? 8 पॉइंट हो गए कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 9 लिखिए। जैविक समुदायों की उपलब्धता, घनत्व तथा पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी प्रवृत्तियों का अध्ययन। जैविक समुदायों की उपलब्धता, घनत्व और पोषणीय विकास जैसी प्रवृत्तियों का अध्ययन, मतलब जीवों के अनेक समुदाय है जिसमें अपन देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग समुदाय विकसित होते हैं। तो किस क्षेत्र में कौन सा समुदाय है, उसकी उपलब्धता है, उसका अध्ययन, प्लस उस समुदाय में जीवों का घनत्व किस प्रकार का है, उसका अध्ययन, और
उनका जो पोषण है उन जीवों का वो किस प्रकार का है, किस प्रकार से उनको जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति उनकी हो नहीं रही है या हो रही है, तो इन चीज़ों का अध्ययन भी अपन को जैव भूगोल में करना होता है। तो ये भी इसके विषय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अगला लिखिए नंबर 10। जैव विविधता जीवों के प्राकृतिक आवास तथा संकटग्रस्त जैविक प्रजातियों की स्थानिक और सामयिक दशाओं का अध्ययन क्या समझे कि जो जैव विविधता पाई जाती है, जीवों की संख्या जो किसी क्षेत्र विशेष में अधिकतम पाई जाती है उसका, प्लस उन जीवों के जो प्राकृतिक रूप से आवास है वो कहाँ रहते हैं। भाई अब जीवों के लिए जो वन्य जीव है उनके लिए आवास अपन तो बना के आएंगे नहीं, वो अपना खुद ही मैनेज करेंगे। तो उनका खुद के रहने के जो आवास है वो कितने उनके लिए सुरक्षित है, कितने नहीं है, वहाँ की क्या स्थिति है उसका अध्ययन, प्लस कुछ जो जैविक प्रजातियाँ हैं जो संकटग्रस्त है, जिनका अवैध शिकार किया जाता है या वो प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो रही है, तो उनका भी अध्ययन इसमें करते हैं। और वो किस रूप में, स्थानिक रूप में, मतलब कौन कौन से क्षेत्रों पर कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं वो इस संकटग्रस्त है, प्लस समय के साथ साथ मतलब किस समयावधि में किस प्रकार की प्रजातियाँ उनको नुकसान होता है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन भी अपन किस में करते हैं, जैविक भूगोल में करते हैं, जैव भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे तत्व जिनकी अपन ने बात की, ये सभी जैव भूगोल के विषय क्षेत्र का अभिन्न अंग है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूरा आपको अच्छे से याद रह जाता है तो ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है, किसी के समझ में नहीं आता है कि इसमें से कुछ पॉइंट वो भूल जाएंगे, तो आपको आपके बायो ज्योग्राफी का सिलेबस याद है, वही इसका विषय क्षेत्र है। अगर ये नहीं याद रहे तो आप वो पूरा का पूरा वो उसमें लिख सकते हो, ये उसका विषय क्षेत्र है। ठीक है, तो विषय क्षेत्र अपना कंप्लीट हुआ। चलते हैं आगे। महत्व की अपन ने पहले बात कर ही ली थी, तो अब अपना अगला टॉपिक है जैव मंडल के घटक। चलिए उनकी बात करते हैं। ये चार्ट आप बना लीजिए साथ साथ, फिर अपन इसकी बात करते हैं।
बना लीजिए इसको, फिर अपन इसकी एक एक की बात करते हैं। हो गया? ठीक है, तो देखिए अभी इनकी बात करते हैं अपन एक बार, हल्के हल्के में इनको देख लेते हैं। देखिए पहले अपन बात करते हैं जैविक घटकों की। तो जैविक घटकों के अंतर्गत अपन जो तत्व सम्मिलित है उनको 3 भागों में बांटते हैं। पहले उत्पादक, दूसरे उपभोक्ता और तीसरे अपघटक। अब उत्पादक कौन से होंगे? कौन से होंगे? पेड़ पौधे या वो सूक्ष्म जीवाणु जो अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 और जल को क्लोरोफिल की जो उपस्थिति है, उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, और ये ग्लूकोज है वो भोजन के रूप में पौधे में एकत्र होता है, और श्वसन क्रिया के फलरूप श्वसन क्रिया के जो परिणाम स्वरूप है वो ऊर्जा प्रदान करता है, और यही ऊर्जा विभिन्न जो जैविक क्रियाएं उनमें काम आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने उत्पादक की बात। अब बात करते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता कौन? जो उत्पादक है उन पर जो निर्भर है, जो उनको यूज में लेता है, जो उनको उपभोग करता है, वो उपभोक्ता है। और उपभोक्ता भी कितने? 3 प्रकार के हैं। प्राथमिक है, द्वितीयक है और तृतीयक है। मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है, फिर अगर अपघटक की बात करें तो जो उत्पादक और उपभोक्ता है इनको वापस मिट्टी में मिलाने का जो कार्य करता है, वापस उनको कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने का जो कार्य करता है, अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने का जो कार्य करता है, वो कौन से तत्व हैं? अपघटक, जैसे कवक है, बैक्टीरिया है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जैविक घटक। ठीक है, लेकिन देखिए जैव मंडल जैविक घटकों का ही नहीं है केवल। जैविक घटकों का अस्तित्व भी किसकी वजह से है? अजैविक घटकों की वजह से। तो अजैविक घटक कौन कौन से हैं जो इसके तत्व के अंतर्गत आते हैं मुख्य रूप से? तो पहला है कार्बनिक तत्व। अब कार्बनिक तत्वों की अगर अपन बात करें तो कार्बनिक तत्व भी यहाँ 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी के जो कार्बनिक तत्व है उसके अंतर्गत प्रोटीन, ह्यूमस है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको रखा जाता है। ये थोड़ा डीपली साइंस का विषय है, तो आपको इतना इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल नॉर्मल ध्यान रखें। फिर दूसरी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी की जो तत्व है उसमें रखा जाता है जीवित कोशिकाओं को। ठीक है, और तीसरी श्रेणी में रखा जाता है क्लोरोफिल है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है, इनको। ठीक है, ये तो हो गए कार्बनिक तत्व। फिर बात करते हैं अकार्बनिक तत्वों की। तो जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम है, ये सारे तत्व है वो अकार्बनिक तत्व है। और फिर बात आ जाती है भौतिक तत्वों की या भौतिक पदार्थों की। तो इसमें जलवायु के जो तत्व है, तापमान है, वर्षा है, वायु है, प्रकाश है, ऊर्जा है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो इन सभी को मिलाकर के किसका निर्माण होता है? जैव मंडल का। और ये सभी जैव मंडल की क्या है? तत्व है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो अब अपन इनकी एक एक की विस्तार से बात करेंगे। क्या होता है ये जो अपन ने अभी चर्चा की, इसको लिखेंगे भी।
ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगाइए। और हेडिंग क्या लगाओगे? हेडिंग मत लगाओ, पहले एक लाइन लिखो, हेडिंग बाद में लगाइए। लिखो, ये जो आपने बनाया है चार्ट, इसके नीचे लिखना है जैव मंडल की संरचना दो प्रकार के घटकों के संयोग से बनी है। ये महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित है। और इसमें नंबर 1 आप हेडिंग लगाइए, जैविक घटक। लगा ली हेडिंग जैविक घटक। अब इसमें लिख लीजिए क्या होता है। लिखो, जैविक तत्वों के अंतर्गत जैविक तत्वों या घटकों के अंतर्गत समस्त प्रकार के जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, कीट पतंगे, पादप और वनस्पति को सम्मिलित किया जाता है। आगे लिखिए, इन जैविक तत्वों को भोजन की प्राप्ति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। और नंबर 1 हेडिंग लगाइए, उत्पादक। क्या है उत्पादक? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। तो लिखो, इसके अंतर्गत स्वयं पोषी, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, इसके अंतर्गत स्वयं पोषी जीवों को सम्मिलित किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा
के द्वारा प्रकृति में उपलब्ध अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में परिवर्तित करते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? अपने जो हरे पेड़ पौधे हैं वो इसका उदाहरण है। ठीक है, तो आई बात समझ में। दूसरी हेडिंग लगा के छोड़ दो, उपभोक्ता की समय समापन की ओर है, इसलिए ये अपन कल पढ़ेंगे। उपभोक्ता की हेडिंग लगा दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इन आगे के पॉइंट्स के साथ में, और बहुत ही इजी टॉपिक है, अपने अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, यही उम्मीद है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। धन्यवाद।